हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए हमारी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक है शीर्ष ऋणदाता देश। यानी हाल ही में जर्मनी है, उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है इस मामले में कि ये सबसे ज्यादा ऋण देने वाला देश बन गया है। क्या बन गया है? सबसे ज्यादा ऋण देने वाला देश। और वो कौन है? जर्मनी। अभी तक जापान चल रहा था और ऐसा 1990 के बाद हुआ, यानी 1990 से लेकर 2024 तक जापान का दबदबा था शीर्ष ऋणदाता देश में। और अब पहले स्थान पर आ गया है जर्मनी, फर्स्ट पोजीशन। तो सबसे ज्यादा ऋणदाता देश पहले जापान था जो 1990 से बना हुआ था, और अभी 34 साल बाद जर्मनी है जो सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो हम देखेंगे कि जर्मनी यहां पर स्थित है यूरोप में। इसके एक तरफ देंगे तो फ्रांस है, दूसरी तरफ पोलैंड है, इधर की तरफ इटली है, यहां पर ऑस्ट्रिया है, और जर्मनी, इधर फ्रांस और इधर इटली। इसके बीच में ये जो ट्रायंगल बना हुआ एक छोटा सा देश बन रहा है, ये स्विट्जरलैंड है जो दुनिया का खूबसूरत देश माना जाता है। यहाँ पर लग्जमबर्ग है, दुनिया का बहुत अमीर देश बना हुआ है। इधर की तरफ हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम है, यानी ब्रिटेन स्थित है। तो जर्मनी है जो एक तरफ पोलैंड, एक तरफ फ्रांस, दूसरी तरफ देखा जाए तो ऑस्ट्रिया, इटली, स्विट्जरलैंड, इनसे घिरा हुआ है। और अब ये दुनिया में सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। तो हम जापान को इसने पछाड़ा है। तो जापान से संबंधित क्वेश्चन कई बार आता है कि जापान पर बम गिराने से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जापान पर अमेरिका द्वारा, किसके द्वारा? यूएसए यानी अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। कब गिराए गए थे? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो देखिए, यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त में दो परमाणु बम गिराए थे। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या अब इसको बोलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, ये 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला। 1945 में अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए। और परमाणु बम गिराने के बाद में जापान ने 2 सितंबर 1945 में सरेंडर कर दिया था, यानी आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण कर दिया था। तो देखिए, 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था, और 9 अगस्त को जो गिराया गया था वो नागासाकी पर गिराया गया था। अब इनके एग्जाम में कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं। तो जो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम रखा था इन्होंने लिटिल बॉय। अब लिटिल बॉय एक्चुअल में छोटा लड़का, तो छोटा हाइट कम होने की वजह से ये नाम रखा गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के रिप्रेजेंट करते हुए उनका उनको नाम रखा गया था लिटिल बॉय। जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, ये अमेरिका में 4 बार राष्ट्रपति रहे थे। क्या रहे थे? 4 बार राष्ट्रपति रहे थे। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बाद में अमेरिका में संशोधन कर दिया गया, और अब वहां कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है। यानी अब कोई 4 बार अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। पहले वहां पर 4 बार राष्ट्रपति रह चुके थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्हीं के नाम पर रखा गया था लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। जो दूसरा नागासाकी पर गिराया गया था उसे नाम दिया गया था फैटमैन। फैटमैन यानी मोटा आदमी। एक्चुअल में ब्रिटेन जो है, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो उस समय विंस्टन चर्चिल थे।
और विंस्टन चर्चिल थोड़े मोटे थे तो उनके नाम पर रख दिया गया था इसका नाम फैटमैन। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था नागासाकी। अब हम देखें कि जापान पर जो परमाणु बम गिराए थे वो अमेरिका ने गिराए थे। कब गिराए थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम गिराए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। 1945 में जाकर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। जो हिरोशिमा पर गिराया उसका नाम रखा था लिटिल बॉय। किसके नाम पर रखा गया था? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम पर रखा गया था। नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम फैटमैन रखा था। और फैटमैन किसके नाम पर रखा था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नाम पर रखा गया था। जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, ये 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बाद में यहां संशोधन कर दिया गया। फिलहाल अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। हम जापान का वो देख लें भूगोलिक। तो जापान है जो 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। 4 तरह के जो आइलैंड है, द्वीप हैं, उनसे बना हुआ है। तो देखिए पहले का नाम है होक्काइडो। क्या नाम है? होक्काइडो। दूसरा देखें हम, उसके बाद आता है होन्शु। सेकेंड नंबर पर क्या आता है? होन्शु। उसके बाद देखें थर्ड नंबर पर आप देखेंगे तो मिलेगा शिकोकू। इसका नाम है शिकोकू। और सबसे नीचे मिलेगा क्यूसू। मतलब जापान है जो मेन ये हालांकि छोटे छोटे आइलैंड बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन मेन 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। ऊपर से अगर देखें, उत्तर से दक्षिण की तरफ हम देखें तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू है। अब इनमें हम देखें कि जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वो यहां पर स्थित है। और टोक्यो जो स्थित है वो किस में स्थित है? वो स्थित है होन्शु में ही अवेलेबल। अब उसके बाद हम देखें कि जो माउंट फूजी यहां पर एक ज्वालामुखी है, वो भी टोक्यो के पास में ही आपको दिखेगा, होन्शु में ही दिखाई देगा। अगर आप देखें उसके बाद दूसरा, तो ये हिरोशिमा है। ये देखिए हिरोशिमा है यहां पर। और नागासाकी आप देखें तो ये नागासाकी है इस जगह पर। तो हिरोशिमा है वो ऊपर बचा हुआ है और नागासाकी नीचे की तरफ है। जापान के इधर की तरफ देखें तो दक्षिणी कोरिया है जिसकी राजधानी सियोल है। इधर की तरफ उत्तर कोरिया है, इसके बगल में ही, इसके पीछे जस्ट चाइना है। और इसके साइड में आप देखेंगे तो रसिया बसा। इस तरह करके जापान की भौगोलिक स्थिति देखें तो जापान की भौगोलिक स्थिति यह है कि ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन जिसको बोलते हैं, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर स्थित है, 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। उत्तर से दक्षिण की तरफ होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू इन्हें बोला जाता है। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में जापान के बारे में बाकी डिटेल्स के लिए एक वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जापान के बाद आगे बढ़ते हैं, विश्व साइकिल दिवस। तो देखिए विश्व में साइकिल के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, ताकि लोग स्वस्थ रह सकें, इसकी वैल्यू को समझें, पॉल्यूशन कम हो सके, तो 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और विश्व साइकिल दिवस हर साल मनाया जाता है 3 जून को, जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील लोगों को किया जा सके, स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील किया जा सके। इससे कई बेनिफिट हैं कि प्रदूषण कम होता है और दूसरी बात है कि इसकी वजह से हेल्थ भी अच्छी रहती है। नेक्स्ट हम बात करें कि चाइना ने अभी एक यान भेजा है, टियानवेन-2। कौन सा मिशन भेजा है? टियानवेन-2 नाम से मिशन भेजा है, जो पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह का मतलब एक छोटा सा ग्रह। छोटा ग्रह मतलब जैसे ग्रह हम नहीं बोल सकते हैं, छोटा आकाशीय पिंड होता है जिसका नाम है 2016 HO3। इसके सैंपल लेने के लिए, यानी इसके नमूने एकत्रित करने के लिए भेजा गया है। तो टियानवेन-2 किसके द्वारा भेजा गया है? चीन के द्वारा भेजा गया है। कहां पर भेजा गया है? पृथ्वी के नजदीक एक क्षुद्र ग्रह है, छोटा ग्रह है,
जिसे एस्टेरॉइड बोलते हैं, उसका नमूना लेने के लिए ये भेजा गया है। उस क्षुद्र ग्रह का नाम है 2016 HO3। क्लियर है? आगे बढ़े हैं तो एंटी डोपिंग निरोधक एजेंसी, जिसे नाडा बोला जाता है, सॉरी वाडा बोला जाता है, नाडा इंडिया में है, तो इसे बोला जाता है वाडा, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा। इसके हाल ही में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं। एक्चुअल में ये ऑलरेडी पहले 2 कार्यकाल से पहले ही बने हुए थे। ये 2 कार्यकाल से लगातार बने हुए हैं और अब तीसरे कार्यकाल के लिए, और इनका तीसरा और अंतिम कार्यकाल है, जो कि कितने साल का रहता है? 3 साल का रहता है। अब ये 3 साल का कार्यकाल कब चलेगा? 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक। यानी यूं समझें कि 2026 से 2028 के 3 साल के कार्यकाल के लिए, और ये इनका अंतिम कार्यकाल भी रहेगा, उसके लिए इन्हें चुन लिया गया है। तो अभी है कौन ये समझें हम। तो अध्यक्ष हैं विटोल्ड बाका, विटोल्ड बाका हैं जो पोलैंड के रहने वाले हैं, और इसकी उपाध्यक्ष हैं वो यांग यांग हैं, जो कि कहाँ के रहने वाली हैं? चाइना की रहने वाली। ये तस्वीर सामने दिखाई दे रही है, ये विटोल्ड बाका हैं और ये महिला यांग यांग हैं जो कि चाइना की हैं, ये इसकी उपाध्यक्ष हैं। ये एक्चुअल में वाडा करता क्या है, तो जितने भी स्पोर्ट्स खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, उन खिलाड़ियों में वो ऐसी मेडिसिन तो यूज नहीं कर रहे हैं जो एनर्जी बॉडी को तुरंत दें, यानी कि जो प्रतिबंधित हैं, जिन पर रोक लगी हुई है। अगर ऐसा होगा तो एक खिलाड़ी है जो स्टेरॉइड्स या कोई ऐसी मेडिसिन या कोई इंजेक्शन लगाकर जाएगा और वो खेल में अच्छा प्रदर्शन करेगा, और दूसरा निराश होगा। तो मतलब बराबरी का मैच रहे, बराबरी का कंपटीशन रहे, इसलिए कुछ दवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। उन दवाओं की जांच करने के लिए क्या बनाया गया है? एक संस्था बनाई गई है वर्ल्ड पर, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसी तरह इंडिया में भी है एक नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा किस में है? इंडिया में है, यानी भारत में है, और वाडा है जो वर्ल्ड लेवल पर है। इसके लिए अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को फिर से चुन लिया गया है, विटोल्ड बाका और यांग यांग। ये देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वाडा का, वो मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल जो कि कहां पर है? कनाडा में है। इसका गठन कब किया गया था? 1999 में किया गया था। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है, उसका गठन 1999 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके अध्यक्ष फिलहाल विटोल्ड बाका हैं, उपाध्यक्ष यांग यांग हैं, जिन्हें फिर से चुन लिया गया है तीसरे कार्यकाल के लिए 2026 से 2028 तक के लिए। आगे देखें हम कुछ महत्वपूर्ण विश्व की रेखाएं, सीमा रेखाएं देखते हैं कि ये किस किस के बीच में बसी हुई हैं। तो देखिए रेड क्लिफ लाइन, तो रेड क्लिफ लाइन है जो एक्चुअल में पहले भारत और पाकिस्तान के बीच ही थी, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, वो बाद में बांग्लादेश बन गया। तो अब देखा जाए तो ये रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है, रेड क्लिफ लाइन। इसी तरह से मैकमोहन लाइन है। तो मैकमोहन लाइन है, जो मैकमोहन रेखा है, वो भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में 1914 का जो शिमला समझौता हुआ था अंग्रेजों और चाइना के बीच में, उसके तहत ये निर्धारित की गई थी। इसी तरह से डूरंड लाइन है, डूरंड रेखा। ये डूरंड रेखा पहले भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित थी। पहले कहां थी? भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर हम यूं समझें तो इस तरह से देखें, इसे ऐसे डिवाइड कर दें तो यहां पर है बांग्लादेश, इधर की तरफ हम इसे भारत माने, इधर की तरफ पाकिस्तान माने, और इधर की तरफ अफगानिस्तान माने। तो देखिए पाकिस्तान पहले भारत ही था, तो ये पहले जो लाइन थी यहां पर, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। तो डूरंड लाइन पहले थी भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन पाकिस्तान बन गया तो अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई है। तो अफगानिस्तान के जो शेख हुआ करते थे, जो मतलब अमीर होते थे, जिनको अमीर बोला जाता था वर्ड, उनके और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था 1893 में, उसके तहत ये लाइन तय की गई थी। तो डूरंड एक अंग्रेज थे, उन्होंने और वहां के अमीर ने मिलकर के इसका निर्धारण किया गया था। तो देखें तो रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच। दूसरी बात करें मैकमोहन लाइन, तो मैकमोहन लाइन है जो भारत और चाइना के बीच में है।
तीसरी बात करें डूरंड लाइन, ये पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान बनने से अब ये फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसके अलावा देखिए हिंडनबर्ग लाइन, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अभी हमने जर्मनी का और पोलैंड का मैप देखा है, तो दोबारा से हम रिपीट करें। ये देखिए जर्मनी और ये पोलैंड है और ये जर्मनी है। इन दोनों के बीच में जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को ही बोला जाता है हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग लाइन किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अब यहां देखें ऑर्डरनीश, ऑर्डरनीस भी जर्मनी और पोलैंड के बीच में लाइन है। यहां देखिए 17वीं समानांतर, तो 17वीं समानांतर रेखा है जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। जबकि 20वीं समानांतर, ये जो जहां भी ये समानांतर हम जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअल में अक्षांश रेखाएं हैं। क्या कौन सी रेखा है ये? एक्चुअल में अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। तो ये 20वीं समानांतर जो है वो सूडान और लीबिया के बीच में है, सूडान और लीबिया के बीच में। इसी तरह से 31वीं जो समानांतर है वो इराक और ईरान के बीच में है। 35वीं समानांतर रेखा है वो अमेरिका और जॉर्जिया के बीच में स्थित है। तो ये कुछ विश्व की महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हुई जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स के देश हैं, ब्रिक्स। ब्रिक्स मानी वैसे तो इंग्लिश में ईंट होता है, लेकिन यहाँ एक ब्रिक्स एक समूह है, सम्मेलन है। तो B4 है ब्राजील, B4